मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ और रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी बड़ी आम सीरीज़ आजकल चल रही है और आज भी जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही आम है और वो हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट या डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट डिजीजेस। और दुनिया, आपको पता है कि जब भी कोई दिल का मामला आता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं और इसका इलाज भी बड़ा महंगा है, लेकिन होम्योपैथी भी इस पर बड़ी दस्तरस रखती है। स्पेशली जो हमारी कार्डियक डिजीज़ हैं, हमारी कार्डियक डिजीज़ दो टाइप की हैं, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं और एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। और बड़ा लंबा टॉपिक है, कोशिश तो मैं करूँगा, लेकिन अगर आज ना कवर हो तो हम इसका एक नेक्स्ट लेक्चर भी करेंगे। हमने इससे पहले 3 दफ़ा लेक्चर्स की सीरीज़ की है हार्ट कार्डियोलॉजी की, जिसमें मेरे साथ मेरा दोस्त डॉक्टर सईद कार्डियोलॉजिस्ट वो साथ मेरे थे और हमने कॉन्जेनिटल डिजीज से लेके कॉर्नरी डिजीज बाकी डिजीजेज हैं उन सबको हमने कवर किया हुआ है और बड़ी डिटेल से लेक्चर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी दिन कोई ना कोई नई चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही थी नसोर्स की, तो उसमें हम सिस्टम वाइज जा रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं और कौन कौन से नसोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो कार्डियक या दिल के अमराज भी जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से नसोर होते हैं। और ये एज जो है सिर्फ होम्योपैथी को हासिल है, दुनिया की किसी और साइंस को हासिल नहीं, कि वो पैथोजेनेसिस जो बीमारियां पैदा करता है वही पैथोजेनेसिस उसको ठीक करता है। और ये खासा जो है ये सिर्फ होम्योपैथिक ही को है और किसी साइंस को नहीं है। लेक्चर से पहले हमारी एक रूटीन है, हम असूल इलाज को पढ़ते हैं, जो आर्गेनन की बुक है उसकी हम क्लॉजेस डिस्कस करते हैं कि जब इंसान किसी डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है तो वो मरीज दी हुई दो तीन मेडिसिन होती हैं वो बाज़ दफ़ा नहीं काम करती। तो इसमें उसने बहुत सारे असूल दिए हुए हैं कि अगर कोई मरीज ठीक नहीं होता या अपने मरीज को डील कैसे करना है, तो ये वो असूल है। मैं नहीं समझता कि इस किताब को पढ़े बगैर आप कोई अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं। तो फ्रोजन नंबर 225 है हमारे पास आज। वो एनिमल ये कहता है कि जैसे कि पहले बताया गया है, कुछ जज्बाती बीमारियां यकीनन ऐसी भी होती हैं जो जिस्मानी बीमारी की वजह से लाक नहीं होती, बल्कि इसके बरक्स जो बीमारियां जज्बाती वजूहात जैसा कि मसलसल बेचैनी, परेशानी, गुस्सा, नाइंसाफी, बार बार खौफ, दहशत का शिकार होने की वजह से पैदा होती हैं और ये बरकरार रहती हैं। इस किस्म की जज्बाती बीमारियां बाज़ अवत जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं और अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं। तो पीछे आपको ये बता रहा था, वो पिछले जो हमने 10-15 फ्रोजन पढ़े हैं, वो ये कह रहा था कि जिस्मानी बीमारियां जो होती हैं वो दब के ज़हनी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो हम गलती से वो ज़हनी बीमारियां समझ के उनका इलाज करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इस फ्रोजन में वो ये कहता है कि कुछ ज़हनी बीमारियां भी होती हैं जो जिस्मानी सेहत पे भी असरअंदाज होती हैं। अब इसमें उसने परेशानी, गुस्सा, नाइंसाफियां, मसलन आपका कोई भाई है वो आपकी जमीन का हिस्सा आपको नहीं दे रहा, तो ये नासाफी होगी ना। या वालिद है वो एक बेटे को दे देता है दूसरे को नहीं देता, तो ये जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये ज़हनी बीमारी है। इसी तरह कोई बंदा शादी करके आ जाता है और बीवी के साथ उसकी नहीं बनती या बीवी की हमन के साथ नहीं बनती, तो ये जो है ये ज़हनी बीमारी होगी ना, कि आपको कोई ऐसी टेंशन क्रिएट होगी। इसी तरह वो कहता है बार बार खौफ, आप जाते हैं और आपकी गली में रोज किसी का पर्स छीना जाता है, या आप सुनते हैं यार साथ वाले घर में चोरी हो गई है,
तो 2-4 दिन पहले अगली गली में चोरी हो गई थी, तो ये आपको खौफनाक हो गया। या आप जंगल में जाते हैं तो कोई ऐसा जानवर, आपको शेर नजर आ जाता है, तो दोबारा जाते हैं तो फिर आपके जहन में खौफ होता है यार फिर ना कहीं नजर आ जाए। ये जहनी बीमारियां उसका वो कह रहा है। तो इसी तरह कोई दहशतगर्दी आपके सामने हो जाती है, या आपके घर में हो जाती है, आपके साथ हो जाती है, आपके पड़ोस में हो जाती है, आपके शहर में हो जाती है, तो वो दहशत आपके तारी हो जाती है। ठीक है जी। तो एनिमल कोई चीज छोड़ता नहीं। पहले फ्रोजन में ये बात कह रहा था कि वो देखें जी किसी को स्किन की डिजीज है तो वो दब के, या कैंसर कहीं से दब के ब्रेन में आ जाता है। तो अब वो दूसरी तरफ आ गया कि ये वो ज़हनी बीमारियां हैं जो किसी खौफ से, किसी परेशानी से, किसी नाकामी से, किसी चीज के नुकसान से, किसी दहशतगर्दी के खौफ से आपके पर तारी हो जाती हैं। वो मुसलसल जब तारी जाती हैं तो फिर आप जिस्मानी तौर पर भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मसलन किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो क्या होगा कि उसकी हो सकता है भूख खत्म हो जाए। उसको जैसे हमारी एक बीमारी है जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंटिसिपेशन कहते हैं कि जब आपको स्टेज फोबिया हो जाता है कि पता नहीं जाके बोल सकूंगा या नहीं बोल सकूंगा, इम्तिहान में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस किस्म की जो बीमारियां हैं ये फिर मुसलसल अगर रहती हैं तो आपका जिस्म भी इससे मुतासर हो सकता है। आगे चलें। 226 में वो कहता है ऐसी जज्बाती बीमारियां होती हैं जो शुरू में एक ज़हनी इख्तरा होती है और बाद में वो जहन में रह जाती है। जब ये बीमारियां नहीं होती हैं और जिस्म पर ज्यादा असरदार नहीं होती तो इस वक्त इन्हें बहुत जल्द नफ्सियाती इलाज के जरिए एक तवाना जहन में तब्दील किया जाता है। मसलन एतमाद का इजहार, दोस्ताना हौसला अफजाई, मदबराना नसीहत और एक अच्छे पैरा में धोखा देने के साथ साथ मुनासिब खुराक और अच्छे तर्ज अमल से एक सेहतमंद जिस्म बन जाता है। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो आपको कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, आंदा ये बात नहीं होगी, खैर है, या आपके कोई अजीजों रिश्तेदार आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है, वो आपको समझाता है यार मैं सुलह करवा देता हूँ, कुछ नहीं। तो ऐसे भी मामला को हल किया जा सकता है। आगे चलेंगे। लेकिन इन केसेस में बुनियादी वजह सोरा का मयाजा है जो अभी पूरी तरह इर्तिका नहीं कर पाया था, और बचाव के लिए मरीज को जो बजाय सेहतयाब हो चुका है का एक मुकम्मल एंटीसोरक इलाज करना चाहिए ताकि मरीज दोबारा इस तरह की ज़हनी बीमारियों में मुबतला ना हो जो कि आसानी से हो सकता है। अब इसमें उसने एक कहा कि एक सोरा होता है, सोरा का लफ्ज जो है उसने ये कहा कि किसी भी बीमारी के आने से पहले जिस्म की एक कैफियत होती है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूँ। मसलन कोई कमजोर कौम है तो उस पर ताकतवर कौम हमलावर का, एक कमजोर आदमी है और एक उस इलाके का ताकतवर आदमी है तो उस पर हमला। इसी तरह जिस्म के अंदर एक वीकनेस आ जाती है। जैसे आप कोई फसल लगाते हैं तो जमीन को हमवार करते हैं उसको बीज लगाने के लिए, उसको हल चलाते हैं, फिर उसको पानी लगाते हैं, उसको नरम करके बीज बोया जाता है। तो सोरा वो कंडीशन है जो जिस्म के अंदर वो वीकनेस, वो कमजोरी जब आ जाती है तो वो बीमारियों को दावत देता है। अब हानीमैन ने ये कहा कि हमारी जो वीकनेस है उसकी बुनियादी वजह एक तो सोरा है और दूसरा हमारी वाइटल फोर्स है। और वाइटल फोर्स के बारे में उसने ये कहा कि वाइटल फोर्स जो है ना वो इंसानी जिस्म के जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। अब जर्रा जो आता है ना जो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स है, जो बिल्कुल छोटी चीज है, वो क्या है, वो आपका डीएनए के ऊपर जेनेटिक स्टडी है, जीन्स है। बॉडी के सबसे छोटे जर्रे कौन से हैं जो जिनको हम जीन कहते हैं, के छोटे जर्रे वो कौन से हैं? वो जर्रे हमारा पहले ये कहा जाता था कि बॉडी का सबसे छोटा जो जो जो, जो जुज्व है वो सेल है, सेल। फिर ये कहा गया कि सेल के अंदर फिर डीएनए को शिनाख्त किया गया और डीएनए को जब स्टडी किया गया तो उसके ऊपर कोई 30-35 हजार जीन, 30-35 हजार उसके अंदर जीन पाए जाते हैं,
हेलो, ठीक। तो वो जो जीन्स है 30-35 हजार जीन है, और वो जीन जो है हमारी बॉडी का रोल प्ले करते हैं। ओके, रोजमर्रा की और लॉन्ग टर्म जो बॉडी की एफिकेसी है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, जो बॉडी का काम है, वो जीन के जिम्मे है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वाइटल फोर्स का अनिमल ने जिक्र किया, वो बेसिकली वही वाइटल फोर्स बेसिकली डीएनए पे है। वो वाइटल फोर्स जो है, वो एनर्जी जो है, वो डीएनए के अंदर है। और डीएनए आपका रोजमर्रा का प्रोग्राम जो है, आपकी बॉडी ने आज खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, आपकी बॉडी ने कि आपके हेयर ग्रोथ कैसे होनी है, आपका किडनी कैसे फंक्शन करना है, ये सारा डीएनए के अंदर प्रोग्रामिंग होती है। और फिर वो आरएनए के लिए फोटोकॉपी होकर साइटोप्लाज्मा में होता है और बॉडी की वो सारा वर्क होता है। और अगर डीएनए के अंदर ही खराबी को जीन नकारा हो गया, तो वो जिस हिस्से का जीन नकारा हो गया, उस हिस्से में काम करना महदूद हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान में रखें कि सोना जो है, बाद लोग इसको और तरह से भी तस्वीर, अब वो कहता है एंटी सोरक का काम करती है। एंटी सोरक ये काम करती है कि वो बॉडी के अंदर जो वीकनेस थी, उस वीकनेस को ठीक करके बीमारी को जो दावत दे रहा था, वो दावत देना रोक देता है। आई समझ आपको? अब वो उस वीकनेस के बहुत सारे चीजें, मसलन हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है, जैसे आयरन पाया जाता है, जैसे सेलेनियम पाया जाता है, जो पोटाशियम पाया जाता है। ये जो मिनरल्स हैं, ये भी बॉडी के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी की जितनी तालमेल है, वो उसको ठीक करते हैं। ये स्ट्रक्चर मेडिसिन है। और बहुत दफा आपके किसी स्ट्रक्चर के इन मिनरल्स की कमी की वजह से भी आपके स्ट्रक्चर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आप इनको पोटेंसी में देते हैं, तो ये एंटी सोरक भी बहुत सारी, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, सल्फर है, ये मिनरल ग्रुप से है, या लाइकोपोडियम है, ये प्लांट ग्रुप से है, जैसे ट्यूबरक्लोनियम है, ये निसोड ग्रुप से, ये सारे सोरक मेडिसिन है। तो ये सोरक मेडिसिन जो है, उस वीकनेस को, उस कमजोरी को, जो जरासीम जब हमला हो रहे होंगे या कोई बीमारी हमला तो रोक नहीं पा रहे होते, तो ये उसकी कमजोरी को जब दूर करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। इंसान जो है ना, एंटी सोरक दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब मरीज ज़हनी तौर पे थोड़ा समझे, तो उसको एंटी सोरक दवाइयां दे दें, ताकि वो ज्यादा महसूस ना करे। ज्यादा महसूस किस तरह बंदा करता है कि आपके घर में 4 बंदे हैं और घर में कोई डेथ हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें से चारों बंदे जो है ना, एक जैसी फीलिंग नहीं रखते। एक कहेगा खैर अगर नुकसान पूरा हो जाएगा, होता रहता है, दूसरा उसको लेके ही बैठ जाएगा, तो हर वक्त उसी की बात दोहराता रहेगा। तो उसके अंदर जो है वो वीकनेस है, वो कमजोरी है, वो उस बात को भूल नहीं पा रहा। समझ आ रही है आपको? तो फिर इनको ऐसी हम एंटी सोरक दवाई दे के उसकी कैफियत से निकाल देते हैं उसे। मतलब एक हमारी दवाई है, उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड के बारे में ये लिखा है कि वो कहते हैं जब भी वो बीमारी के बारे में सोचता है ना, उसको फिर तकलीफ बढ़ जाती है। अब इग्नेशिया क्या है कि इग्नेशिया को जब सदमा लगता है, तो आप उसको इग्नेशिया देते हैं तो सदमा ठीक हो जाता है, मतलब सदमे के खिलाफ रेजिस्ट कर पाता है। जब वो रेजिस्ट कर जाता है तो फिर वो सदमे को रो। इसी तरह अगर सदमा बार बार हो जा रहा है, तो फिर आप रोज रोज उसको इग्नेशिया देते हैं। वही एक सदमा वो बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब एक औरत है, वो उसकी सास रोज उसके साथ उसको तंग करती है, उसको परेशान करती है, तो वो तो एक दिन की बात नहीं, तो वो तो रोज एक्यूट फेज में जाता है। हम रोज उसको इग्नेशिया देते रहेंगे? नहीं, फिर हम उसको नेटोमेर देंगे, या फिर हम उसको एसिड फार देंगे, या हम उसको ओरोमेट देंगे, कि ताकि वो कहे कि अब इसको मैंने रेजिस्ट पक्का करना है। या फिर हम स्टैफी से जेरिया खिला देंगे कि वो भी उसके गले पड़ जाए। ऐसा भी हम कर सकते हैं। या हम उसको जलसी में दे देंगे कि वो अपने ऊपर ना दिलेर हो जाता है।
तो दुनिया में ये एक जो बीमारियां, ज़हनी बीमारियां, इसका बड़ा एक होम्योपैथी बड़े मजे से डील करती है। एक बंदा स्टेज फोबिया, हम उसको जर्सियम दे देंगे तो स्टेज पे आ जाएगा। इम्तहान का फोबिया तो जर्सियम देगा, इम्तहान पास कर लेगा, आ जाएगा इम्तहान में। एक मुलाजिम है या एक पड़ोसी रोज उसको तंग करता है, वो फिर डरा हुआ धबका हुआ, तो हम उसको स्टेफिजाई के लिए देंगे, अगर वो फिर तंग करेगा तो वो उसके गले पड़ जाएगा। तो ये एंटीसोरक मेडिसिन ऐसी हैं कि जो आपको ज़हनी बीमारियों से छुटकारा। अब रोज एक बंदा जो है ना रास्ते में खड़ा है तो रोज उसको बुरा भला कह रहा है, तो वो रोज फेस करता है, रोज परेशान है। तो हम दवाइयों से क्या करते हैं कि उसके अंदर उसको इनकरेज कर देते हैं और वो उसके साथ एक कन्फ्रंट करता है। दुनिया में नफ्सियाती बीमारियों का हल एक ही है कि आप उनके सामने डट जाएं, उसको कन्फ्रंट करें, क्योंकि हजारों करोड़ों अरबों के तादाद में लोग हैं जो कन्फ्रंट नहीं करते, इसलिए बादशाह उन पर हुकूमतें करते हैं। मल्ले का बदमाश उनको दबा के रखता है। तो बुराइयां क्यों जन्म लेती हैं कि हम कन्फ्रंट ही नहीं करते, तो वो आप पे जुल्म करता जाता है। जब आगे से चपेट मारेंगे वो पीछे हट जाएगा। कुत्ते के आगे आप भागते रहे, कुत्ता आपके पीछे भागेगा, जब आप रुकेंगे कुत्ता उधर रुक जाएगा। होम्योपैथी दवाइयां आप इसके बंदे को जितना भी समझा ले, जितना भी समझा ले, आप उसको जितना भी समझा ले, उसकी ब्रेन की कंपल्शन नहीं खत्म होगी। आप समझा भी जाके बाहर भेजेंगे, फिर वो कहेगा यार फिर मुझे खड़ा था, फिर डर जाएगा उससे। तो ये जो कमजोरियां हैं इंसान के अंदर, ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसी का वो कह रहा है कि एंटीसोरक दवाई दे के ये कमजोरी खत्म कर दे, ताकि वो ज़हनी बीमारियों का दोबारा शिकार ना हो। ना अगला अफरोजा नंबर 228 है, ज़हनी और जज्बाती अमराज जो कि जिस्मानी आर्जी की वजह से पैदा होते हैं, सिर्फ होम्योपैथिक एंटीसोरक अद्वियात के जरिए ही ठीक किए जा सकते हैं। इनके साथ साथ मोहताज तर्ज जिंदगी भी जरूरी है। अब आपने उसका खौफ खत्म कर दिया जर्सियम दे के, तो अब दिलेर हो गया। अब मोहताज तर्ज जिंदगी किया तो फिर तू जाकर शेर के आगे चढ़ गए तो फिर तू मारेगा तुम्हें। मुताद तर्ज जिंदगी है कि एक बंदा बहुत ताकतवर है और आपके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है, तो बता दिया कि उससे बचा जाए, उससे दूर ही रहा जाए। ठीक है ना? एक जगह से आपको नुकसान होता है कारोबार में, फिर आप वही कारोबार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुताद रवैया करें, ऐसा काम ना करें कि आपको एक जगह जाते। कहा जाता है कि मोमन जो होता है वो एक सुराग से बार बार डसा नहीं जाता, ये बात कर रहे हैं वो। तो मुताद रवैया रखना है आपने, फिर उन चीजों से एहतियात करना। ये नहीं कि आप दिलेर हो गए, आपने जाके फिर शेर के सामने चले जाना है जी मेरा तो खौफ ही खत्म हो गया। तो उसके साथ इंसान को मुताद रवैया अपनाना है और मरीज के साथ इसके इर्द गिर्द के लोगों और मालज को मुनासिब नफ्सियाती रवैया अख्तियार करना चाहिए कि जो कि ज़हनी इलाज के लिए नया जरूरी है। अब उसके भाई को भी तो बुला के समझाए ना कि यार उल्लू के पट्टे, ये तो उसको रोज तंग करता है, या तू इसका हिस्सा नहीं दे रहा, ये तो बेचारे का कुछ कर ना, मतलब वो भी कोई सोल्यूशन ढूंढे ना, या जो भी सबब है उसका, उसको भी तो दूर करने की कोशिश करे। ये भी बात वो कह रहा है कि उसके रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को भी उसके साथ अच्छा रवैया अपना। अब अफरोजन वही है, अगर मरीज पर शदीद दीवानगी तारी हो तो हमें पुरसुकून होकर बहादुरी और ठंडे मिजाज और मजबूत अज़म के साथ इसका सामना करना चाहिए। मतलब उसके अंदर शदीद दीवानगी होगी, वो आपको गाली गलौज शुरू कर देता है, आप भी उसको गाली गलौज शुरू करते थे। वो तो बंदा यार नॉर्मल है। अब मेरे पास एक मरीज आया, वो मेंटली रिटार्डेड है या वो पागल है, वो तो आगे फर्ज कोई चीज मुझे मार देता है। अब मैं भी उसको उठ के मार दूं, क्योंकि मैं तो समझदार हूं ना, मुझे ऐसा रवैया नहीं करना। ये बात वो कह रहा है।
आपने उसको मजबूत और शान से डील करना है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे आपका मरीज है। अगर वो गमगीन और रो रो के शिकायतें कर रहा है तो हमें सिर्फ आंखों और हाथ के इशारे से हमदर्दी का इजहार खामोशी से करना चाहिए। उसके साथ यार कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, खामोशी से करना चाहिए, बल्कि आप तेरी ऐसी की तैसी हम ठीक, तो ये रवैया अख्तियार नहीं करें। अगर वो बेतिक्की बातें कर रहा है और बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल लातल्लक भी ना हो, कि आप उससे बिल्कुल लातल्लक ना हो। अगर इसका रवैया नागवार है मगर वो मकरू या गाली गलौज पर मबनी हो तो हमें इसकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए। भाई एक बंदा पागल है, रोड पे उसने पत्थर उठा के पाँव से नंगा है, कपड़े उसने तारे हैं, तो आप उसका क्यों मुकाबला करना चाहते हैं? आप उसको नजरअंदाज करें। जब आप उसको गाली देंगे तो वो तो दो मारेगा, उठा के पत्थर भी मार देगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द की अशिया को नुकसान न करे। कोशिश करो कि चीजें, कोई शीशे का कोई चीज उधर कहता है वो चीजें उससे हटा दें, दूर कर दें ताकि वो नुकसान ना बचाए। लेकिन हमें इसकी हरकतों पर डांटना नहीं चाहिए। और जब पागल आदमी को आप डांटेंगे वो आपके और पड़ेगा। हर चीज को इस अंदाज से तरतीब देना चाहिए कि जिस्मानी सजा इज्जत देने की नौबत ना आए। ये काम निस्बतन आसान हो जाता है। आप उसको सजा देने की कोशिश करेंगे, उसको मारेंगे तो वो फिर आगे से रिएक्ट करेगा, काम और बिगड़ जाएगा, टूट शुरू होगी, घर तोड़ देगा, आग लगा देगा, कुछ कर सकता है। ये काम निस्बत आसान हो जाए, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में दी जाने वाली दवाएं नहायत कलील मिक़दार में होती हैं, जिनका जायका नागवार नहीं होता, और ये मरीज़ के इल्म के बगैर ही किसी मशरूब में मिला के भी दिया जाता है। हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो कहते हैं इनका जायका शायका नहीं होता, आप थोड़े से किसी पानी में डाल के भी उसको दे सकते हैं। मसलन मेरे पास बेशुमार केसेस है कि एक लड़की आती थी, वो उसकी माँ उसको भी गाली दे रही है, बाप साथ है उसको भी गाली दे रही है। तो मैंने कहा यार इसको फौरन ना CM की एक डोज डालो। जब हम डाली तो 2-3 मिनट बाद बिल्कुल स्कूल में बैठ गई। तो SMS में ये लिखा हुआ है कि ये आपके ब्रेन पे कब्जा जमा लेती है, शैतानी कुव्वत बन के, और अपनी मर्जी के शैतानी काम उससे कराती है। तो उन दवाइयों का जिक्र कर रहा है। मसलन एक दवाई है जैसे स्ट्रामोनियम है। अब मजहबी लोग वो कहते हैं जी मैं बहुत ज़्यादा मजहबी, अब मजहबी मीनिया उसके अंदर पाया जाता है। उसका कोई फिरका भी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो यहूदी है, वो अपने फिरके मजहब रिलीजियस के बारे में बात सुनने को ही नहीं तैयार। आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो आपसे लड़ पड़ेगा। उसको हम स्ट्रामोनियम देंगे तो वो उसके अंदर बर्दाश्त आ जाएगा। देखिए होम्योपैथिक साइंस कितनी है। तो हम जो है, हमारे पास जो लोग आते हैं उनका हम ज़हनी इलाज करना, हमारे पास अब पीरों के पास जाते हैं, दम दरूद वालों के पास जाते हैं, वो उनको समझाते हैं, ये कुछ लोग उनसे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रेन की कंपल्शन है, ये होम्योपैथिक एक सिंगल डोज से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में दी जाने वाली दवाएं नहायत कलील मिक़दार में होती हैं, जिनका जायका नागवार नहीं होता, और इन्हें मरीज को इल्म के बगैर इसके मशरूब में मिलाकर भी दिया जा सकता है। लिहाजा किसी किस्म की ज़बरदस्ती जबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। आज जो हमारे पास बड़ा मजे का टॉपिक है, दिल पे शायरी भी बड़ी हुई है, दिल की वजह से लोग मरे भी बड़े हैं, और दिल का जब अटैक होता है तो फिर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो एक दफ़ा दिल का मरीज़ हुआ ना, चाहे वो इश्किया दिल का मरीज़ है या वो बीमारी की वजह से दिल का मरीज़ है, उसकी सारी ज़िंदगी जान छूटनी बड़ी मुश्किल है। वो मेरे अक्सर दोस्त कार्डियोलॉजिस्ट मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो दिल का मरीज़ हुआ ना वो आपके क्लब का पक्का मेंबर बन गया।
उसमें सारी ज़िंदगी जो है ना दवाई अब खानी ही खानी है, क्योंकि खौफ होता है कि मैं ना खाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऊपर से डरा भी बढ़ा देते हैं कि भाई तूने तो पैदल नहीं चलना, तूने ये नहीं करना, तो तेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि यार कोई ख़तरे का हल भी तो निकालो ना, ये ख़तरा दिखाना ही जो है ना इसका ये हल नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि हम मैनेज करते हैं, और मैनेज करने के लिए आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। कुछ ये होता है कि सर्जिकल केसेस होते हैं जब उनका हम बाईपास कर देते हैं, कोई स्टंट डाल देते हैं, कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करके हम किसी चीज़ को अंदर बंद कर देते हैं, तो वो ज़िंदगी के 10-15 साल अगर वो लाइफ मॉडिफिकेशन करता है, अपनी ज़िंदगी के वो मामलात को दुरुस्त रखता है, अपने खाने पीने की अदवात को दुरुस्त रखता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी उम्र जो है दिल की बढ़ जाती है। लेकिन हम ये करते हैं कि जब हमने स्टंट डलवा लिया, तो जब हमने बाईपास किया तो हमने बाल्टी गोल नहीं छोड़ना, तो हमने वही अपनी एक्सरसाइज नहीं करनी, तो फिर ये वो जितने 5-10-15 साल अगर वो निकाल गया तो निकाल गया। और अक्सर ये होता है कि वो लोग दोबारा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह मौजूद है। आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, आपने उस कैफियत को मेंटेन नहीं किया, तो जो पहले जैसे बीमार होंगे फिर वो आप बीमार हो जाएंगे। तो ये आप लोग सोच के छोड़ दें कि किसी ने स्टंट लगवा लिया, किसी ने जनाब सर्जरी बाईपास करवा लिया तो वो बस सेफ हो गया। नहीं भाई, वो बीमारियां जिसकी वजह से आपका हार्ट खराब हुआ था, वो बीमारियां, वो वजूहात आपके जिस्म में मौजूद हैं कि आपने अपनी आदत ही नहीं बदली, आपने खाना पीना नहीं बदला, आपने एक्सरसाइज नहीं शुरू की, तो वो फिर बीमार हो जाएगा। इसी तरह के जहाँ कूड़ा करकट हुआ, हमने एक दफ़ा उसकी सफाई कर दी और फिर हमने उस कूड़े करकट को यहाँ फेंकने से नहीं रोका तो और फेंकते जाएंगे, फिर वो देर लग जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिल है क्या। लो जी, ये है जी हमारा दिल। और दिल कहाँ वाक़या होता है ये भी ज़रा ज़हन में रखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दिल कहाँ वाक़या होता है। ये आपका स्टर्नम है, इसके पीछे 2 फेफड़े हैं, उनके दरमियान में, ये स्टर्नम के बिल्कुल दरमियान में ये दिल वाक़या होता है और थोड़ा सा ऑब्लिक शक्ल का होता है। इस तरफ 1/3 पोर्शन उसका राइट साइड होता है, 1/3, और 2/3 मतलब 1/3 थोड़ा राइट है और 2/3 जो इसका हिस्सा है ना बाकी वो लेफ्ट पे है। इसलिए हम कहते हैं दिल जो है लेफ्ट साइड को। हालांकि दिल जो है वो सारा लेफ्ट पे नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा राइट पे भी है, 1/3 तीसरा हिस्सा, और बाकी वो लेफ्ट साइड पे। और ये देखें ना, ये बिल्कुल उल्टा है दिल पड़ा हुआ आपकी बॉडी के अंदर। इसकी देखें ना, शरीराने वराने उधर जा रही हैं, और ये इसका जो नोक वाला हिस्सा है देखें, ये आपके नीचे और थोड़ा सा तिरछा पड़ा हुआ है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे तिरछा हो जाता है तो ज़्यादा लगता है कि ये लेफ्ट साइड पे ही है। देखें ना, ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा नीचे से टिल्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है, एक 1/3 इधर है। और कहते हैं कि 200 गैलन 7200 गैलन ये रोज आपका दिल पंप करता है। इतना खून 7000 गैलन थोड़े नहीं होते, ये रोज पंप करता है। अब इसको समझने के लिए आप ये तो समझने के कहाँ वाक़या है, और इसके राइट लेफ्ट लंग्स है। लंग्स एक राइट साइड पे है, एक इसके लेफ्ट साइड है। अब मैं यूं खोला हूं ना, तो ये अगर आपका सामने वाला बंदा होगा तो उसका क्या होगा, उसका दिल जो है जब आप देखेंगे तो वो राइट साइड पे होगा। आप अपना चेक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे होगा। तो मिडिल लाइन से थोड़ा सा इधर और बाकी इधर, ये इसका स्ट्रक्चर एरिया है। अब ये डिपेंड क्या करता है, इसके अंदर इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि पंप करना। आपको जो ब्लड है उसको बॉडी तक पहुंचाना, गंदा खून वापस आना, उसको फेफड़ों तक पहुंचाना, और साफ खून जो ऑक्सीजन रेट है उसको बॉडी तक पहुंचाना। काम फंक्शन इसका जाए एक ही फंक्शन।
इसका कोई और फंक्शन नहीं, इसका एक फंक्शन है कि इसके अंदर गंदा खून आएगा, वो वापस फेफड़ों में भेजेगा, वहाँ से साफ हो आएगा और वो फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ये ध्यान में रखें, इसका काम क्या है? पंपिंग बॉडी। इसको इसीलिए कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कल कराता है। समझ आ गई इतनी जी? वाकया क्या है, काम क्या है? काम पंप करना। अब इसके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब है 4 खाने हैं। 4 खाने हैं, देखे ना, 1 2 3 4, 4 खाने हैं इसके। और 4 खाने अंदर से खाली होते हैं, फिर इनके अंदर ब्लड जाता है। 2 खाने जो ऊपर वाले हैं इनको कहते हैं एट्रियम। इनको क्या कहते हैं? एट्रियम। ये दोनों, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। 2 ऊपर है, 2 नीचे वालों को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 खाने इसके होते हैं। और ये इसके अंदर, इसको कहते हैं वेना केवा। एक नीचे से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है। वेना केवा क्या होता है कि वो ब्लड जब आपके जिस्म में सर्कुलेट हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गई, वो गंदा खून जो वापस आता है वो इनके जरिए वापस आके इंफीरियर वेना केवा, हम उसको कहेंगे जो नीचे से खून की नाली वापस, उसको वेंस कहते हैं, वेंस। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। और ये गिरते कहाँ हैं आके? ये राइट एट्रियम में गिरते हैं। राइट एट्रियम किधर वाक़या है? ये वाक़या है। ये देखिए, उधर से आके इधर गिरी और इधर से आके भी इसकी गंदा खून बॉडी से कलेक्ट करके, ये कलेक्टिंग भी आप इनको कह सकते हैं कि गंदा खून इन्होंने कलेक्ट करना है ऊपर वाले हिस्से से, तो कहाँ लेके आना है? राइट एट्रियम में लेके आना। अब राइट एट्रियम ने, अच्छा ये तो आप समझ गए। अब ये 4 जो खाने हमारे, ये 2 खाने जो हैं, ये 2 खाने, इनके दरमियान में एक दीवार होगी। एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक दीवार होगी जिसको हम कहते हैं सेप्टम, जो इनको अलग करती है ताकि खून इधर का इधर ना चला जाए, इधर का खून इधर ना चले। लेकिन राइट एट्रियम से हमने, अब गंदा खून तो हमारे पास आ गया, अब हमने इसकी सफाई करनी है। तो यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, किसके दरमियान लगा हुआ है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व लगा हुआ है। अब ये ध्यान में रखें कि जो दिल का दायां हिस्सा है, तो चाहे वो राइट एट्रियम है या राइट वेंट्रिकल, इनमें गंदा खून होगा। एक में आया, दूसरे का काम ये है कि ये इसके अंदर ये वाल्व लगा हुआ है, इसको कहते हैं ट्राइकस्प वाल्व। इसके 3 कस्प होते हैं, इसके 3 पर होते हैं, इसको कहते हैं ट्राइकस्प वाल्व। इसका काम ये है कि खून को ये नीचे धकेलेगा या पंप करेगा, लेकिन खून को वाल्व लगा हुआ ऊपर नहीं, वापस नहीं जाने देगा। नीचे धकेल के बंद हो जाएगा, फिर नीचे धकेल के बंद हो जाएगा। अब इसके साथ, अब जब खून राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो अब इसका काम क्या है? इसका रोल यह है कि इसने खून को फेफड़ों में सफाई के लिए भेजना है। अब इसके ये जो जगह है, आपने ये जो जगह है, इस पे एक वाल्व लगा हुआ है जिसको कहते हैं पुल्मोनरी वाल्व। ये जब खून भेजेगा तो फिर बंद हो जाएगा, ताकि जो खून मैंने भेजा वापस ही ना आ जाए। अब ये खून लेके यहाँ से निकला, एक ये लेके जाएगा लेफ्ट फेफड़े में और दूसरा ये लेके चला जाएगा राइट फेफड़े में। समझ आ गई जी? इतनी आसान है ना कि मुश्किल नहीं। अब ये
खून ऊपर फेंकता जाएगा, वापस आने नहीं देगा। लेकिन जब बीमारियां होंगी तो काम फिर उल्टे शुरू हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल फंक्शन है। आपको बीमारियों को समझने के लिए नॉर्मल फंक्शन को समझना जरूरी है। अब ये दोनों तरफ से, इनको कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, एक कंसेप्ट और बड़ा समय आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सप्लाई है हमारी बॉडी के अंदर, जो रिच ब्लड सेल है, वो जब खून लेके जाता है ना जिस्म के अंदर, तो उसको कहते हैं हम आर्टरी, और जो लेके आता है उसको कहते हैं वैन। अब यहाँ का आपने ये समझा, आप देखें कि ये जो ब्लू कलर का है ना, ये सारा गंदा खून है, ये साफ खून नहीं है। लेकिन यहाँ काम उल्टा है। यहाँ जो फेफड़ों में खून ले जाने वाली नाली है ना, उसको हम आर्टरी कहेंगे। समझ आइए, यहाँ गंदा खून लेने वाले को आर्टरी के, जिसको कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरीज। ये एक होती है, फिर इसकी दो शाखें हो जाती हैं। जब ये खून फेफड़ों में पहुंचता है, वो हमें को डायग्राम है, जब ये खून फेफड़ों में पहुंचता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, वहां एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े ले लेते हैं और वो बाहर एक्सीड कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो खून में शामिल करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ एक मिक्सिंग पॉइंट होता है। उस मिक्सिंग पॉइंट को मैंने कहा था कि प्लम्बोमेट जो है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। प्लम्बोमेट डिस्ट्रॉय कर जाती है, तो खून साफ होना सही नहीं होता। अब ये वहाँ से लेके वापस आएगी फेफड़ों से, फिर दोनों फेफड़ों से दो नालियां निकलेंगी, जिनको हम कहेंगे पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वैन। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ वैन के जरिए खून साफ आ रहा है, बॉडी में जा रहा है आर्टरी से। यहाँ उल्टा, कहीं आप ये ना कहेंगे उल्टा समझ नहीं आया आपको, तो हार्ट में उल्टा हो जाएगा। अब दो वैन जो है, पुल्मोनरी वैन राइट एंड पुल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट, क्या करेगी? ये खून लेके लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी। खून साफ हो गया, प्रोसेस हो गया लेफ्ट एट्रियम में। पहले गंदा खून राइट एट्रियम में आया था, अब साफ खून जो है वो किस में आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल्व लगा हुआ है, जिसको बाइकस्प वॉल्व कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? बाइकस्प वॉल्व। इसके दो कस्प होते हैं। हमने इधर राइट में पढ़ा था कि ट्राइकस्प वॉल्व, जो राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता था, उस वॉल्व का है ट्राइकस्प। यहाँ क्या है? बाइकस्प। इसका एक और नाम भी है, जिसको मेट्रल वॉल्व भी कहते हैं। आपने अक्सर जब रिपोर्टें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मेट्रल स्टीनोसिस। तो मेट्रल वॉल्व इसको कहेंगे, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर है, वो पंप करके इधर भेज देगा। अब राइट वेंट्रिकल का क्या काम है? दिल का जो बायां हिस्सा, जिसको ज्यादा आम समझा जाता है, ये फिर एक यहाँ से शरेआन निकल रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है बड़ी, इसको कहते हैं ग्रेट आउट, बिग शरेआन। इसका नाम है एओर्टा। ये फिर यहाँ से निकलती है, फिर ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को खून, वो जो ऑक्सीजन वाला खून फिर लेके जाती है। इतना समझ आ गया। लेकिन एक सप्लाई और भी है, तो मैं अगली इसमें आपको दिखाऊंगा कि जो ही ओटा जो बाहर आया ना दिल से, ये ओटा निकला, साथ ही एक आर्टरी निकलती है, दो आर्टरीज निकलती है राइट एंड लेफ्ट, जो अपने दिल की सप्लाई है उसको। अक्सर जो आप कहते हैं ना ट्रिपल वेसल डिजीज, वो डिजीजेज होती हैं। उसकी डायग्राम में आगे आगे समझाता हूँ। आप इतना ये समझ लें कि हमारे 4 चैम्बर हैं, 2 रिसीविंग चैम्बर हैं, 2 पुशिंग। ऊपर वाला रिसीविंग है, एक गंदा खून रिसीव करता है, एक साफ खून रिसीव करता है। नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे, एक जो है
गंदा खून सफाई के लिए भेजता है, दूसरा साफ खून जिस्म सप्लाई की। इतना समझ आ गया जी हार्ट का फंक्शन के, और तो इतना आसान तो आपको नहीं कोई समझा सकता। फिर भी आपको कोई सवाल होगा, अब जहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आती। अब ये जो वाल है, पुलमोनरी वाल जो है, और एओर्टिक वाल जो है, जो वाल है ना, जो पुलमोनरी वाल है और जो लेफ्ट एट्रियम का वाल है, इसको एओर्टिक वाल भी कह सकते हैं, इसको पुलमोनरी वाल भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी ट्राइकैस्प वाल भी इसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज। ट्राइकैस्प के हमारे 3 वाल जो है वो ट्राइकैस्प है। एक राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जो खुलता है, और एक एओर्टा का जो जाता है, और एक जो है पुलमोनरी वाल जो है एओर्टा में जो रिसीव करता है, जो पुलमोनरी आर्टरी वेन्स के जरिए जो रिसीव होता है, तो वो जो वाल है वो भी ट्राइकैस्प है। लेकिन ये पुलमोनरी के नाम से भी और एओर्टा के नाम से भी जाने जाते हैं। असल समझाने का मकसद है, इन वाल के अंदर फिर आगे जाके खराबियां आएंगी, मिट्रल रिगर्जिटेशन आ जाएगी, मिट्रल स्टेनोसिस आ जाएगा, ट्राइकैस्प वाल स्टेनोसिस आ जाएगा, सुकड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये फिर बीमारियां जाएगा। एक नॉर्मल फंक्शन हमने समझ लिया, और मेरे ख्याल कोशिश भी मैंने की कि बड़े आसान तरीके से 4 चैम्बर याद रहेंगे, 2 रिसीविंग है, 2 भेजने वाले हैं, एक गंदा खून भेजता है, एक साफ खून भेजता है। एक में गंदा खून आता है, एक में साफ खून आता है। ये एओर्टियम हो गए, एक में गंदा आ गया, एक में साफ आ गया। एक में गंदा खून वापस जाता है, एक में साफ खून होता है जो बीच में चला जाता है। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। अब यही उसने और जरा थोड़ा सा बेहतर कर दिया है, ये और बेहतर कर दिया। अब ये जो देखें ना, ये जो ब्लू कलर है ये गंदा खून है, और ये रेड है। अब ये बॉडी में जाके जब यहाँ आता है ना खून, फिर यहाँ से वापस जाता है, ये वो जंक्शन उसने बनाया। ये नहीं लंग्स का नहीं, ये बॉडी का नीचे का फंक्शन है। ये आगे ऊपर बन सकता है, ये नीचे, मतलब यहाँ से, अब यहाँ से आ रहा है ब्लड बॉडी की सप्लाई, फिर एक नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज में जाता है, फिर वो कैपिलरीज जब खून यूज हो जाता है तो फिर यहाँ से देखें ना ये एक्सचेंज हो रहा है, फिर ये वहाँ से गंदा खून ये लेके इंफीरियर वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम में आ गया। आगे समझिए, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये एक उसने मॉडल आपको दिया कि ये नीचे बहुत सारी सप्लाई लाइंस होगी, आगे छोटी छोटी हो जाएंगी, लेकिन ये जो उसने सर्कम बनाया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ खून की एक्सचेंजिंग हो रही है। ये सप्लाई लाइन आ गई, ये वापसी की लाइन। अब ये देखें कि एक लाइन जो है ये सफाई के लिए जा रही है, ये जा रही है दाएं फेफड़े में ऑक्सीजन लेने। कहाँ से निकली है? पुलमोनरी आर्टरी से निकली है। ये पुलमोनरी आर्टरी है, ये राइट फेफड़े में जा रही है, ये पुलमोनरी आर्टरी लेफ्ट फेफड़े में जा रही है, और यहाँ से फिर साफ शुदा खून पुलमोनरी वैन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा एक तरफ से, फिर यहाँ से पुलमोनरी आर्टरी के जरिए खून आएगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट एंड लेफ्ट के आगे। ठीक हो गया जी। ये एक मिनट उधर ही देखते हैं, इतनी समझ आ गई, पहले भी ऊपर समझ। आगे एक स्लाइड और है। हाँ जी, अब जो हार्ट डिजीजेज होती है ना, एक हार्ट की इंटरनल डिजीजेज है अपनी, जिसमें उसका वाल खराब हो जाएगा, जिसमें उसको स्टेनोसिस हो जाएगा, वो दिल फैल जाएगा, ये हो। अब एक उसकी अपनी हार्ट की सप्लाई है, जिसको आपने सुना होगा जी, उसकी 2 वेनें बंद हैं जी, वो आर्टरीज बंद हैं, उसकी 3 आर्टरीज बंद हैं, जिसको कहते हैं ट्रिपल वेसल डिजीज है जी, डबल वेसल डिजीज है। ये वो है कि जो ही ओटा निकलता है, ओटा
लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आता है जो ही तो साथ ही ये लेफ्ट आर्टरी निकल गई, साथ ही राइट आर्टरी निकल। राइट आर्टरी का क्या काम है? दिल के दाएं हिस्से को खून सप्लाई करना, और लेफ्ट आर्टरी का क्या काम है? दिल के बाएं हिस्से को खून सप्लाई करना। ठीक हो गया जी। अब हमारे यहाँ ये जो हमारी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, इसके फिर आगे दो हिस्से हो जाते हैं जिसको आप ट्रिपल वेसल बनाते हैं। ठीक है जी। तो लेफ्ट पे के भी आगे छोटी छोटी शाखें होती हैं, लेकिन यहाँ से जो ही बाहर आती है तो थोड़ा आगे जाके इसकी दो शाखें होती हैं, क्योंकि खुदा ने नेचर उसको ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाया, इसको दो लाइन सप्लाई दे दी लेफ्ट वाले, क्योंकि इसने खून पहुँचाना है। अब जब बीमारी हो जाती है तो क्या होता है? यहाँ ब्लॉकेज होगी, यहाँ ब्लॉकेज होगी, यहाँ ब्लॉकेज होगी, यहाँ ब्लॉकेज होगी, यहाँ ब्लॉकेज होगी। अब इधर ब्लॉकेज होगी, इधर ब्लॉकेज होगी, इधर ब्लॉकेज होगी, जो आपको स्टंट डाले जाते हैं। फिर इस नाली के अंदर स्टंटिंग कर दी जाती है या बलून डाला जाता है इसको खोलने के लिए। ठीक हो गया जी। आपको एनाटॉमी समझ आ गई जी। एक दिल का फंक्शन क्या है? दिल के दो फंक्शन है। दिल के दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन उसका ये है कि उसने गंदा खून वापस लेके आना है। एक फंक्शन उसका है कि उसने सप्लाई करना है, पूरी बॉडी के अंदर आपको खुराक पहुंचानी है। और दूसरा फंक्शन उसका, तीसरा उसका ये भी है कि उसने अपने जिस्म को भी खुराक देनी है, सप्लाई देनी है। ठीक होगा जी। अब ये कहीं भी खराबी होगी तो हमारा ये नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं भी खराबी होगी तो हमारा नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हम नॉर्मल नहीं समझते, फिर अब हम नॉर्मल नहीं समझते, मतलब इस हद तक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ। एनाटॉमी उसका स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी उसका काम है। एनाटॉमी में खराबी होगी तो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में खराबी आ जाएगी। सीधी सी बात है। तो ये जब हम ये समझ लेंगे तो फिर हम ये समझते हैं कि हार्ट की डिजीजेज क्या है, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी खराब क्यों होती है। उसकी तीन वजूहात बड़ी हैं, तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि वो पैदाशी कंजेंटली जेनेटिकली हार्ट के अंदर प्रॉब्लम लेके पैदा हुए। वो कौन से होते हैं? मसलन ASD, VSD, PDA, टॉफ, ये कंजेंटल डिजीजेज हैं। एक जो होता है कि वो है रूमेटिक, कोई इन्फेक्शन डिजीजेज आ जाती हैं। दूसरी बात जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है या स्कार्डी, मतलब बहुत सारी आ जाएंगी, एस्पार्गोकेलस है, कैनाडीडा है। वो फंगल हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ख़राब हार्ट को लोग चीज़ें कर सकते हैं। और तीसरी काज क्या है? एज डिजीजेज है, डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। और डिजेनरेटिव बॉडी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन के अंदर करता है, स्किन के अंदर करता है, बोन्स के अंदर करता है। तो वो बंदा 60-70 साल का जो ऊपर होगा तो उसकी आर्टरीज सुकर सकती हैं, उसमें स्टेनोसिस हो सकता है, वाल्वुलर डिजीज हो सकती हैं। तो तीन बड़े काजेज आपके जहन में होने चाहिए। एक कंजेंटली, जेनेटिकली, दूसरा इन्फेक्शियस, तीसरा डिजेनरेटिव प्रोसेस। समझ आ गया? जब भी आपके पास हार्ट का मरीज आएगा, आपके जहन में तीन सवाल लाजमी हैं जी। जब भी आपके पास हार्ट का मरीज आएगा तो तीन सवाल रेज होंगे। क्या? कोई पैदाशी नुक्स तो, क्या बाद में हुआ इन्फेक्शस कुछ हो गया, या डिजेनरेटिव प्रोसेस। तो पैदाशी होगा तो हम जेनेटिकली डील करेंगे, इन्फेक्शस होगा तो हम इन्फेक्शस को डील करेंगे, जैसे जो आज का हमारा टॉपिक है वो इन्फेक्शस है। डिजेनरेटिव है तो हम डिजेनरेटिव को समझ आए।
आपके दिमाग में 3 सवाल हैं, तीनों को हम सेपरेट फिर क्वेश्चन करके देखेंगे, या हिस्ट्री से देखेंगे या टेस्ट रिपोर्ट से। जब भी ASD आएगा, जब भी VSD आएगा, जब भी PD आएगा, जब भी टॉप आएगा, तो क्या होगा? कॉन्जेनिटल डिजीज। जब भी हाइपरट्रॉफी आ जाएगी या वाल्वुलर डिजीज आ जाएगी या वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम क्या समझेंगे? ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज है ये। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, एक और दिखाएं, जरा लेयर दिखाएं। अब हार्ट के आपने चारों चैम्बर, उसके अंदर से आने वाली जाने वाले रास्ते सारे आपने देख ले। ये जो हार्ट है, इसकी जो दीवार है, मसल की दो दीवार है, ये 3 हिस्सों पे, इसके अंदर 3 हिस्से हैं। इसके 3 हिस्से, ये जो लेयर होती है ना, इसकी भी बीमारियां हो सकती हैं। ये 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा को कहेंगे, ये बार वाला है पेरिकार्डियम, ये बार वाला है स्किन वाला हिस्सा जो इसने कवर किया, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है वो मसल है, बेसिकली वो मसल है, उसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायो मीन मसल, मायोकार्डियम वो दूसरी लेयर है। फिर एक जो हार्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर जो लेयर होती है, इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी तो कहेंगे पेरिकार्डियाटिस हो गया जी। तो पेरिकार्डियटिस का क्या मतलब है? बाहर वाली चिल्ली में कोई खराबी है। वो जी मायोकार्डियाटिस हो गया, तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि मसल जो दरमियान में है, ये उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन है। आगे आगे लिखा आ गया एंडोकार्डियाटिस, तो फिर आप क्या समझेंगे कि ये अंदर जो चैम्बर्स हैं, उनकी अंदरी जो दीवार है उसके अंदर, और ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? एंडोकार्डियाटिस। वो फिर क्या करेगा? तो ये आपको, ताकि आपके पास जब टर्में लिखी हुई आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेरिकार्डियाटिस है, इसका मतलब बाहर का हिस्सा है, मायोकार्डियस दरमियान में है, एंडोकार्डियस। क्लियर हो गया जी एनाटॉमी। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि आपके पास कंजेनिटल डिजीजेस आ जाती हैं। जरा पहला लाइन है, जरा पहला लाओ, पहला। अब कंजेनिटल डिजीजेस आ जाती है ना, उसमें मोस्ट कॉमनली क्या आता है? PD आता है। PD जो है ना, वो पहले यहाँ से जो सप्लाई जा रही थी माँ के पेट में, ऑक्सीजन जो उधर पुलमोनरी जा रही होती है, उससे निकल के जा रही होती है, जो बाद में बंद हो जाती है। उसको कहते हैं पेटस डक्टस आर्टियोसिस। जब बच्चा पैदा हो, जब माँ के पेट में होता है, तो सप्लाई माँ के पेट से आ रही होती है, और वो जो होती है वो उसके दौरान यूज होती है, और बाद में वो बंद हो जाती है। दूसरा मोस्ट कॉमनली डिजीज आपने लोग, दिल का सुराख है जी। अब दिल के सुराख 2 किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं ASD और दूसरे को क्या कहते हैं? VSD। ASD जो है, ये ऊपर वाले 2 चैम्बर जो हैं, जिनको एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इनकी जो दरमियान में दीवार है, जिनको सेप्टर कहते हैं, इस दीवार के दरमियान सुराख जो हो जाए पैदाशी, तो चूंकि एटीएम में सुराख हो गया, एटीएम की दीवार में सुराख है, तो इसको क्या कहेंगे? ASD, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। समझ आ गई जी। इसी तरह इन 2 चैम्बर्स के दरमियान भी, वेंट्रिकल के दरमियान भी एक सेप्टल है, ताकि खून इधर ना जाए, खून इधर ना जाए, खुदा ने इसलिए जाके गंदा खून मिक्स ना हो जाए। इनके दरमियान जो दीवार के अंदर सुराख होगा, उसको क्या कहेंगे? VSD। आई अंडरस्टैंड? हाँ जी। ताकि
ताकि आपको पता हो कि ASD क्या है, VSD। अब होता क्या है ASD VSD में, क्या होता है? अब ऊपर एक में गंदा खून पड़ा हुआ है जो बॉडी से आया राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ, साफ खून है। अब जब सुराख खून इधर होगा बीच में सुराख, तो ये जो है ना, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये खून आ जाएगा राइट एट्रियम में, तो गंदा खून तो साफ खून मिक्स हो जाएगा, जिससे बच्चा स्टीनोस होता है, नीला हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है कि गंदा खून और साफ खून मिक्स होकर बॉडी में सप्लाई हो गया। समझ गए जी? इसी तरह नीचे वेंट्रिकल में भी वही पार्ट हो गया कि वो एक में गंदा खून है जो जा रहा है फेफड़ों के लिए, दूसरे में साफ खून है जो बॉडी सप्लाई के, उनके अंदर से रखा तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। दिस इज ASD। ASD arterial septal defect, VSD venous septal। आगे जी, ये पैदाशी बीमारियां थोड़ी थोड़ी आपको आगे चलती हैं। अच्छा, एक और भी होता है कि वाल्व की जो मैंने आपको समझाया था ना कि ये 1/3 राइट को है, 2/3 लेफ्ट को है। यहाँ आपने सुना होगा एक्सेप्शनल केसेस के दिल राइट को भी आ जाता है, दिल, लेकिन वो लाखों में कुछ लोगों को होता है, तो वो ये सारा पोर्शन जो लेफ्ट की साइड पे होता है वो राइट की साइड पे आ जाता है, उल्टा, मतलब वो उसको कहते हैं, उसका स्पेशल वर्ड भी है डेक्सो हार्ट, मतलब वो उल्टा, मतलब वो राइट पे आ गया। नेक्स्ट, ठीक हो गया जी जहाँ तक? अब ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कॉन्जेनिटल डिजीज़ कौन सी आ गई हैं? पैदाशी बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो ASD, VSD, PDA, TGA क्या होता है कि हमारा जो मैन आर्टरी है वो उल्टी लग जाती है, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ये भी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। ASD, VSD, PDA एंड TGA। आगे चलते हैं जी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि हमारे पहले लेक्चर हो चुके हैं, ये अगर मौका मिलेगा तो उस पर भी बात कर लेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। अब ASD, VSD जो होते हैं ना कॉन्जेनिटल डिजीज़ हैं, फिर हम इसको जेनेटिक पे जाते हैं, इस सुराख को बंद करने के। इस सुराख को बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम जेनेटिक्स जीन पे जाएंगे, जहाँ हम क्या एक्सरे का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हम कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हम ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मेडोरिनम का इस्तेमाल करेंगे। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ ही जब एक नस्ल से दूसरी या तीसरी नस्ल में जाते हैं तो ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ बनाती है, TB भी बनाती है, सिकोसिस भी बनाता है। जेनेटिक्स खराबी आ गई, पूरा हार्ट उसने डेवलप ही नहीं किया, तो ये जो बीमारियां होती हैं इनको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रुक जाती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ। और हमने हजारों बच्चों की इंट्रायूट्राइन ग्रोथ को ठीक किया है, एक नहीं हजारों बच्चों। और हमने पैदा होने के बाद भी जो ASD, VSD, PDA के बच्चे हैं, हमारे पास वो भी बेशुमार होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम उनको कॉन्जेनिटली जेनेटिक स्टडी पे जाके एड्रेस करते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा जो दवाइयाँ काम करती हैं वो आपकी ऑरोमेट काम करती है, आपकी पल्सटीला काम करती है। जेनेटिक सप्रेशन जितनी भी आती है वो एक्सरे, कार्सी, ट्यूबर, मेडोरिनम, सिफिलियम ये दूर करती हैं। और फिर ये आर्गन की जो डेवलपमेंट नहीं आती, इसको हम पल्सटीला, इसको हम ऑरोमेट। और मैनेजमेंट जैसे लेक्सिस है, जैसे नाजा है, लारोसिरोसिस है, ये भी हेल्पिंग मेडिसिन होती है कि स्टेनोसिस को रोकती हैं। तो वो एक बिग सब्जेक्ट है
और वो हम फिर किसी वक्त भी ज़रूर करेंगे। मैं एक सीरीज़ बच्चों की शुरू करूँगा कि बच्चों की और क्या बीमारियाँ हैं, उसके साथ हम बच्चों की और बड़ी बीमारियाँ हैं ना, तो मेरा दिल है कि हम प्लान करें कि हम बच्चों की सारी डिजीज़ को कवर करें। कंजेंटली वो फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, वो गुर्दों की बीमारियाँ हैं, वो दिमाग की बीमारियाँ हैं, वो हार्ट की बीमारियाँ हैं, वो स्किन की बीमारियाँ हैं। तो ज़िंदगी ने मौका दिया तो एक बड़ी लंबी सीरीज़ है, बच्चों की एक बड़ी लंबी सीरीज़ है। और मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा स्पेशल बच्चों के साथ गुजारा है, और मेरे पास खुदा ने मेरे दिमाग के अंदर बेशुमार डिजीज़ और बेशुमार डिजीज़ के हल रखे हुए हैं। तो हम ये हमारी सीरीज़ जब ख़त्म होगी, ये वाली जो एपिसोड वाली, तो फिर हम किसी और पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं जो बच्चों वाली आती है या कोई और आ जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा 5 साल 4 साल 15 साल की उम्र तक जो सबसे ज़्यादा हार्ट को ख़राब करता है, उसको कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़, उसको कहते हैं रूमेटिक फीवर। ये फीवर से होता है, बुखार से होता है, एक गले का इन्फेक्शन है जिसका काज क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये बेसिकली गले से शुरू होता है और ये फिर जोड़ों में जाता है और फिर ये जाता है हार्ट के अंदर। स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, टच द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट। छोटी सी टर्म है कि गले से शुरू होगा, जोड़ों को ख़राब करेगा और फिर जाके दिल को ख़राब कर दे, और सारी ज़िंदगी फिर दिल को ख़राब ही रखता है। काज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बिग सब्जेक्ट। स्ट्रेप्टोकोकस स्किन में भी मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन फेफड़ों में भी मिलता है। ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया है और इसने बेशुमार बच्चे मारे हैं, इसने बेशुमार बच्चे मारे हैं। कहीं इसने फेफड़ों को जाके ख़राब करके वहाँ पानी पैदा कर देता है, इन्फेक्शन पैदा कर देता है, हार्ट में जाए तो उसको ख़राब कर देता है, जोड़ों में दर्द रहता है। तो ये एक साइकिल है। स्टार्ट किससे होता है? बुखार से। और हमारे पास दुनिया में इसका हाल क्या है? दुनिया एंटीबायोटिक यूज़ करती है इसकी। याद रखें, जहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके लिए एंटीबायोटिक। हमारे पास ये निसोड़ की शक्ल में मौजूद है। हमारे पास जब ये निसोड़ की शक्ल में मौजूद नहीं था तो हम क्या करते थे? हम कालमिया का इस्तेमाल करते थे, हम जनाब अली स्पाइजेरिया का इस्तेमाल करते थे, हम लिथियम का इस्तेमाल करते थे, हम कन्वलेरिया का इस्तेमाल करते थे, हम जनाब एडोनेस का इस्तेमाल करते थे, हम एडेनिन का इस्तेमाल करते थे, हम लेक्सिस का इस्तेमाल करते थे, हम नाजा का इस्तेमाल करते थे। जब से ये हमारे हथे चढ़ा है तो हम कोशिश करते हैं, और खुदा ने हमें बड़ी उसकी मेहरबानी है, इस सिस्टम पे खुदा की बड़ी मेहरबानी। मैं आपको सच्ची बात, इस सिस्टम पे इसलिए खुदा की मेहरबानी है, इसलिए इसके बनाने वाले की नीयत बड़ी साफ थी। वो सच्चा आदमी था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करा था, वरना रेडी वाला भी इसको इस्तेमाल करता है, दुकानदार भी इसको इस्तेमाल करता है, ये हर बंदे के हाथ में फ़ायदा देता है। और हमारा होम्योपैथ भी इसको ना समझ के इस्तेमाल करता है, फिर भी फ़ायदा देता है। इसको पढ़ा लिखा बंदा भी इस्तेमाल करता है, इसको एलोपैथिक डॉक्टर भी अब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बनाने वाले की नीयत ठीक थी। जब आपकी नीयत के अंदर फतूर होगा, वो सिस्टम। अब दूसरी साइंसेस जो हैं उसमें अच्छे लोग भी बहुत हैं, मैं नहीं कहता, जैसे हमारे यहाँ भी अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी बहुत हैं, जो सिस्टम को ख़राब करने वाले बहुत सारे।
अनपढ़ जैल भी बहुत है इसमें, जो इसको नहीं समझते, जो बेसिक साइंस को नहीं समझते, जिनको ये नहीं पता कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं या 3 होते हैं, जिनको हार्ट की फिजियोलॉजी का नहीं पता, वो हार्ट को ठीक क्या करें? फास्फोरस से ठीक करेंगे? किससे ठीक है? ग्लाइकोप्रोटीन से ठीक करेंगे? आपको पता ही नहीं खराबी कहाँ हो रही है, फंक्शन क्या है, क्या वो कनेजेंटल डिजीजेज हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिजीजेज हैं, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या वो आपका डिजनरेशन प्रोसेस है, उसकी क्या डिजीजेज है? तो हमने इस सिस्टम को कहाँ ले गए? हम इस सिस्टम को घरों में ले गए। उन लोगों को जो मेडिकल साइंस नहीं जानती वो भी इसको समझते हैं कि जिस तरह मैंने चैम्बर 4 बताए, फंक्शन बताए, मेरा ख्याल हम घर में बैठा हुआ बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। हमने होम्योपैथिक डॉक्टरों की सलाह करने की कोशिश की और हमने उनको बेहतर रास्ता दिखाया। हमने अपनी नई जनरेशन के जो हमारे स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं उनको हमने एक नई रोशनी दी, उनको हमने एक नई हुई दी, और फिर हमने एक मुखालिफ सिस्टम के अंदर भी पेनिट्रेशन की। हमने उनको कहा कि देखो ये इंसानियत के लिए फलाह का निज़ाम है, आप समझो। उन्होंने कहा, उनका यही सवाल था कि आपका समझाने का तरीका ये हमें नहीं समझ लगती कि आप हमें कैसे समझाएंगे। आप तो हार्ट के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं जानते तो आप हमें कैसे समझाएंगे कि वहाँ स्टेनोसिस क्या होता है, रिगर्जिटेशन क्या होती है, वेजिटेशन क्या होती है। तो हमने 25-30 साल पहले उनको साथ मिला के मेरा पहला लेक्चर डॉक्टर हफीज़ के साथ था जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। उनको साथ लेके हमने वो पोर्शन उनसे समझा और अपना पोर्शन उनको समझाने की कोशिश की। ऐसी बात है ना। तो हमने फिर उनको कहा कि ये पोर्शन तो आपका, आप हमें समझा दें और हम आपको अपना पोर्शन इसी अंदाज में समझा देते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि आज बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से ही कि हमने इसको बेहतर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की और उनको बात हमारी समझ आ गई। हमने ये नहीं कहा कि ये दवाई दे दो, ये रिगर्जिटेशन को ठीक कर देगी, ये दवाई दो, ये मेटल वॉल की जो प्रोलैप्स है और ये जो उसके स्टेनोसिस है उसको ठीक कर देगी, ये दवाई दे दो ट्रिपल वेसल को ठीक। वो कहता है यार हम समझा दो ना, इसकी जो आपकी दवाई की इसकी पैथोफिजियोलॉजी है क्या, कैसे काम करेंगी। हमने ये कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस इस बीमारी का सबब है और हम ये कहते हैं जो पैथोजेनेसिस जिस बीमारी का सबब बनता है वही निचोड़ में आके उस बीमारी को ठीक करता है। इतना आसान हल उनको समझ आ गई ना समझ। ये आसान हल वो गांव में घास काटने वाली औरत को भी समझ आ गई और जो होम्योपैथ डॉक्टर समझते हैं उनको भी समझ आ गई, एलोपैथिक डॉक्टर को भी समझ। ये बात चूँकि अनिमन भी इसी तरह कर रहा था तो उसको खुदा ने ज़िंदगी की मोहलत नहीं दी। उसके पास जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी इसी तरह समझाई और उसके बाद जो पिछली सदी हमारे पास गुजरी वो हमारे पास एक किस्म की क़यामत की तरह गुजरी कि हमारे पास वो लोग दाखिल हो गए जो ना तो इंसान थे ना वो डॉक्टर थे। उनको क्या चाहिए था, उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने इस पैसे के लिए इसके साथ खिलवाड़ किया, इसकी बेसिक साइंसेस ख़त्म कर दी। 10 दवाइयाँ, वो तो इस चीज़ पर भी नहीं राज़ी। वो तो कहते हैं अनिमन ने जो 100 दवाइयाँ इनसे भी ना बाहर जाएं। वो भाई उसने तो कहा था कि हज़ारों दवाइयाँ कायनात में बिखरी पड़ी हैं, जो मेरे बाद आने वाले लोग उनकी शिनाख्त करेंगे, उनको आजमाएंगे और वो इस्तेमाल करेंगे और हम हज़ारों बीमारियों का इलाज करने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं कहूँ जी बस आपने 5-7 जो पोलिक एसिड मेडिसिन है उन्हीं का इस्तेमाल करें। अब वो कहते हैं अब स्ट्रेप्टोकोकस का भी इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा। इस स्ट्रेप्टोकोकस निचोड़ ने सैकड़ों हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को बचाया। अब ये करता क्या, इसको हम कहते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर इज कनेक्टिव टिश्यू डिजीज
involving many organ, primary heart, the joint and the central nervous system. अब ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बर्बाद करते हैं, ये मसल को बर्बाद करते हैं, ये जॉइंट्स को खराब करता है, ये हार्ट को खराब, हार्ट की सारी एनाटॉमी को चेंज करता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस को आप समझें तो आप देखें ना क्या कह रहा है वो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल स्टडी है, ये एलोपैथिक डॉक्टरों की स्टडी है, ये वो कह रहा है। और ये हमारा जो नसोड है स्ट्रेप्टोकोकस की, ये स्टडी है। आपको इतना पता है कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है या नहीं, वो क्या है, नसोड है। अब ये स्टडी क्या है? एक्यूट फीवर है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि जो जोड़ों के साथ जुड़े होते हैं, इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स, प्राइमरी हार्ट, द जॉइंट एंड द नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर तबाह कर देता है, बच्चे माजूर हो जाते हैं, सिल्वर पॉलिसी में जाते हैं। आपको तो पता ही नहीं व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। क्या करता है? जोड़ों में बैठ गया, आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर दिया, आपके हार्ट को खराब कर दिया, सारी जिंदगी के लिए आपको बीमारी में, एक लंबी लॉन्ग टर्म बीमारी में डाल दिया। क्लिनिकल फीचर क्या है इसके? एक्यूट रूमेटिक फीवर, इसको रूमेटिक फीवर कहते हैं, रूमेट्स का फीवर है ये, रूमेटिक फीवर। अकर approximately 3 weeks of the group of A streptococcus A streptococcus भी है, B streptococcus भी है। B जाके लंग्स को ज़्यादा खराब करते हैं, एक ही फैमिली है। अब ये क्या करता है? अप्रोक्सीमेटली तीन हफ्तों की स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप इन्फेक्शन टॉन्सिल फेरिंक्स, यहाँ गला खराब करता है। आपके पास एक्यूट जो बच्चे आते हैं जिनका बुखार नहीं ठीक होता, आप एक स्ट्रेप्टोकोकस की डोज है ना, वो फौरन ठीक कर देती है। एक डोज, नो लॉन्ग टाइम, एक डोज देंगे 10 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं आपको बताऊँ, इसकी रिपीटेशन भी नहीं करनी, एक डोज देंगे। ASOT, इसका टाइटर टेस्ट भी है, इसका कल्चर भी है। तो वो क्या कहता है? क्लिनिकल फीचर क्या है? बुखार होगा, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम कर देगा, फेरिंक्स आगे नीचे एक वाला हिस्सा भी खराब कर देगा। A group of A streptococcus bacteria has the antigen which unique when the human connective tissue, particularly the heart wall, glycoprotein and antibodies cross the react with these bacteria and human heart walls। अब होता क्या है? जो ही हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, हमारी बॉडी का रिस्पांस आ गया, फौज मुतहरक होगी। कौन सी फौज? जो एंटीबॉडी है, जो इसका मैंने बड़ा लंबा चौड़ा ऑटोइम्यून डिजीज में हमने समझाया हुआ। जो ही बैक्टीरिया इंटर होता है, इसने एंटीबॉडी बनानी है, वो पूरा साइकिल हमने बताया। एंटीबॉडी ने क्या करना है? इस बैक्टीरिया पे अटैक करना। अब इस बैक्टीरिया की जो शक्ल है वो हार्ट वाल्व के साथ मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। उसने उधर मारना और उसने इधर मारना। वो मिस्टेकनली, हमने आपको बताया 85 डिजीजेस हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ऑटोइम्यून डिजीज भी है। तो क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया की शक्ल के साथ हार्ट के वाल्व की शक्ल मिलती है और हमारी एंटीबॉडी जो है वो इस पे अटैक करती है। जब इस पे अटैक कर देगी तो ये वाल्व्स को, सेल को मारेगी, उसको ख़राब कर देगी। फर्स्ट सेक्शन कैसे हो गया कि वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ब्लीडिंग क्या करती है? उसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? रीगर्जिटेशन, लीक करता है वाल्व, दिस इज द लीक करता है, दिस इज रीगर्जिटेशन। फिर उसको ख़राब कर देगा,
उसको कहते हैं स्टीनोसिस, उस वाल्व को सिकुड़ दो। और ये कब होता है? जब भी किसी बच्चे को बुखार हो, उसको जात जोड़ों का दर्द आ जाए, तो ये समझें कि दिस इज द रूमेटिक फीवर। और रूमेटिक फीवर को आपका स्ट्रेप्टोकोकस बहुत अच्छा ठीक करता है। रूमेटिक फीवर को आपका स्पेजेरिया, आपका कालमिया, आपका कन्वलेरिया, आपका बेलाडोना, आपका ब्रायोनिया, आपका लिथियम कार, बहुत सारी हमारे पास, ये रेंज ही बड़ी है हमारे पास। मेरी इंशाल्लाह एक बुक आएगी जो मैंने कार्डियोलॉजी पे काफ़ी सारी लिखी हुई है, आज मैं लेके भी आया हुआ था। उसमें मैंने 70-80 दवाइयाँ लिखी हैं। उसमें मैंने, उसके 2 पोर्शन है, एक थेराप्यूटिक पोर्शन है और एक मटीरिया मेडिका पोर्शन है। हमने 70-80 दवाइयाँ लिखी हैं तो कार्डियक मटीरिया मेडिका के नाम से है कि आपको सिर्फ हार्ट उस पर मिलेगा। और पूरी मैंने मेडिसिन नहीं लिखी कि आप दिमाग पढ़ें, उसका फलां पढ़ें, आप सिर्फ हार्ट पढ़ें। शॉर्ट, हम लोगों को आसानियां दे रहे हैं कि शॉर्ट कट थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वो आप सिर्फ वही पढ़ेंगे आपको कि आपको वहाँ स्पाइजेलिया मिलेगी, आपको वहाँ कालमिया मिलेगी, वहाँ आपको स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा, सारी ये दवाइयाँ आपको वहाँ मिलेगी और बहुत मुख्तसर हालत में मिलेगी। इग्नेशिया बहुत सारी मुख्तलिफ हालत में मिलेंगी और वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर देंगे। कुछ और भी अभी हमारी किताबें बनी पड़ी हैं, इमरजेंसी की बनी पड़ी है, और हम इंशाल्लाह एक और आपको, सबसे पहले एक और किताब हम थोड़ा सा सरप्राइज़ में हमको रखते हैं, एक और बड़ी किताब हम आपको पहले देंगे, उसके बाद फिर देखें सीरीज़ आती है। और हमने इंशाल्लाह ये जो हमारी किताबें आएंगी, ये एलोपैथिक डॉक्टर भी पढ़ेंगे, ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी पढ़ेंगे और जनरल पब्लिक भी पढ़ेंगे। हमने इतनी आसान लैंग्वेज भी यूज़ की, हमने टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की, हमने कोशिश ये की कि ओ खुदा से मदद मांग के हमने कोशिश की, या अल्लाह में मदद करके हम इन सारे लोगों को बात समझा सकें। रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आता कि मैं अपने डॉक्टर को ट्रेन कर दूँ, वो बड़ा टाइम लगेगा। रेवोल्यूशन तब आता है कि हम जनरल पब्लिक में भी अपनी पेनिट्रेशन दें, हम मुखालिफ ग्रुप में भी अपनी पेनिट्रेशन दें, हम लोगों को भी कहें कि देखो ना, जब कोई भी रिलीजियस वाला होता है तो सबको दावत देता है, कोई नहीं देखता कि ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी है, ये हिंदू है। देखिए जी, हम इंसानों की साइंस के तालिब इल्म हैं, तो हमें उस तमाम मखलूक के साथ हमारा रिश्ता है, ये नहीं है कि वो कौन सी। इसी तरह इस प्रोफेशन से वाबस्ता हर बंदे के साथ हमारा रिश्ता है, चाहे वो हकीम है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर है, चाहे वो होम्योपैथ डॉक्टर है, चाहे वो कोई और है, हमारा सबके साथ रिश्ता इसी तरह है जिस तरह एक इंसान के साथ इंसानों वाला रिश्ता है। वो यहूदी का रिश्ता नहीं, वो क्रिश्चियन का रिश्ता नहीं, वो मुसलमान का रिश्ता नहीं। लिहाजा मैं तो ये कहता हूँ, मेरे तो साथ हकीम भी बैठे होते हैं, मेरे साथ तो एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठे होते हैं, तो इसलिए कि हम वो बात करते हैं कि जो इंसानों की बेहतरी के लिए। आगे चलते हैं। Cardiacis, it's occur at least 50% of patient rheumatic process involved. दिल की सोजिश, कार्डियाटिस, 50% लोगों को जिनको स्ट्रेप्टोकोकस होगा, 50% इंटरनेशनल डाटा। तो अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस सोर्स से वाकिफ हैं तो फिर आप ये 50% लोग ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। इन्वॉल्व वाल्व्स क्या करता है? वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है, मायोकार्डियम को, जिसको मैंने अगर दरमियान वाली लेयर को, मसल वाली लेयर को, एंड पेरिकार्डियल जो बाहर वाली ली है, पूरे हार्ट को ले गया। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम,
इंडोकार्डियम, मिट्रल वॉल्स मोस्टली जो आपका बाइकस्ट वॉल है, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को खुलता है, दैट इज द बाइकस्ट वॉल, जिसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल है, सबसे ज्यादा इसको मुतासिर करता है। इसका मतलब है खून की सप्लाई को ही रोक देगा, इसको खराब कर देगा। मोस्टली द मिट्रल रिगर्जिटेशन सबसे पहले क्या करेगा, इस वाल के अंदर लीकेज कर देगा। एओर्टिक वाल आल्सो इन्वॉल्व, जो आपका खून लेके बाहर नाली जा रही है उसके वाल्व को भी ये खराब कर देगा। एंड एओर्टिक, उसके अंदर खून रिसना शुरू हो गया है ना, मजे का सब्जेक्ट। एक बैक्टीरिया में डिस्कस कर रहा हूँ, एक बैक्टीरिया, और मैं ये समझता हूँ कि आप इसको अगर समझ जाते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस, कमाल है। आप 50% पेशेंट जो है वो ये खराबियाँ उसमें हैं, तो आप ठीक करने की, और हमारे पास, मैं अभी आऊँगा जब अपने मटीरियल मेडिकल पे दूसरे पे भी इन सोर्स से हट के भी बड़ी लंबी मज़े की दवाइयाँ, इसलिए हम इस लेक्चर को आगे लेके जाएंगे, एक सेशन हम और करेंगे, क्योंकि इस पर तो मेरी बुक तैयार पड़ी है, हमने इस पर बड़ा काम किया। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने एक एक दवाई पढ़ी है, मैंने A to Z मटीरियल मेडिका पढ़ा है दिल के लिए, आसान है। A to Z मटीरियल मेडिका पढ़ा, और मैंने कोई दवाई हार्ट जिसमें इन्वॉल्व है मैंने नहीं छोड़ी पढ़ने में। फिर मैंने लिखने की जिसारत की है, फिर मैंने बोलने की जिसारत की। ऐसे नहीं कि मैं ये कर दो तो वो कर दो। आप कोई, और मैंने जो भी, मैं लंग्स को भी करता हूँ, मैं ब्रेन को भी करता हूँ, तो मैं A to Z मटीरियल मेडिका पढ़ता हूँ, रेपर्टरी से हट के भी। और मैं आपको ये बताऊँ कि कल परसों मेरे साथ एक हमारे दोस्त बैठे हुए थे, जुम्मे को ना, वो साइकेट्रिस्ट हैं, महबूब शाह नाम है उनका, तो वो यहाँ BBA में साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर हैं। वो कहते हैं मेरी खुराक की नाली में कोई मसला हो गया, खाना नीचे नहीं जा रहा था, पानी नहीं जा रहा, तो मैंने जाके बोरक का मटीरियल मेडिका ख़रीद लिया और मैंने A से पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैं एलेपस में मैं पहुंचा, उसमें मेरी सारी अलामात लिखी थी, तो मैंने नेटोपिस की एक दफ़ा डोज दी तो ठीक हुई, तो फिर 2 साल बाद कहीं हुआ तो एक डोज और ले ली। समझ आई आपको? इस तरह से नहीं होता कि आप हर बंदा ये कोशिश करे कि आसान सी सिस्टम मिल जाए। हमने आपके लिए सिंप्लीफाई किया सिस्टम, इसको पढ़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। और मुझे बहुत दफ़ा दोस्तों से, एक बंदा, मैं परसों मुझे कॉल आई जी, रिजवान साहब मैंने आपको कहा था कि आप CP का लेक्चर लोड करें। अगले दिन सुबह मैं उठा हूँ, मैं नमाज के लिए मैं जब बात करूँ, नमाज में देखा आपने अभी तक लोड नहीं किया। ओ भाई, मेरे एक लेक्चर बनाने में ये जो स्टडी है, ये आज की स्टडी है, इसके साथ तो बरसों वक्त लगता है। हो सकता है मैं कितने कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने डिस्कशन की होगी, तो परसों भी मेरे साथ मेरा दोस्त है डॉक्टर सईद कार्डियोलॉजी, वो भी बैठा, उससे भी डिस्कशन। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि आप हमसे ये तो करते हैं, कोई मशीन पर लगी हुई है और अनलोड करो, चलाओ जी। तो थोड़ा सा आप एक लंबा मैसेज आएगा, वो बैठे, क्योंकि उनका काम नहीं होता ना, मैसेज लिखा, थले रिप्लाई फौरी। तो भाई मैं 4 घंटे सोता हूँ जाके, 3-4 घंटे। देखो ना, हम इंसान हैं, जितनी खुदा ने हमें कैपेसिटी दी है उतना करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। अब एक मरीज मेरे पास कैंसर का बैठा हुआ है, एक मरीज मेरे पास दिल का बैठा हुआ है, गुर्दे के लिए, उसको छोड़ के मैं पहले उसका रिप्लाई करूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो वो नाराज़ हो जाएगा। और हमारा लेक्चर उसका मौजूद है,
उसको सुनने की, उसको पढ़ने की जसारत नहीं करेगा। क्या कहेगा जी अभी बता दें, तो भाई उसको खोल के तो सुन लेना। हमारे तो 300 लेक्चर पड़े गए भाई, हमने तो कोई सिस्टम छोड़ा हुआ है जिसमें हमने बात नहीं की। उसको खोल के पढ़ लो। वो पढ़ने में तकलीफ होती है, सर्च करेगा, ढूंढेगा, पढ़ेगा, बैठा दो सुनेगा तो बात को समझ आएगी। तो मेहरबानी करके आप इसको सिस्टम को पढ़े। मैं यही कहता हूँ ना, एक बीमारी रोज़ पढ़ना, एक दवाई रोज़ पढ़ना। साल के 360 दिन है, 360 बीमारियाँ आप पढ़ जाएंगे, 360 दवाइयाँ आप पढ़ जाएंगे। 5 साल के बाद आपका क्या ज़ख़ीरा होगा। हम तो एक दवाई भी रोज़ नहीं पढ़ना चाहते और फिर हम नाराज़ भी होते हैं। ये इतना समझ आ गया जी कि ये क्या करता है, ये वाल्व के अंदर लीकेज कर देता है। स्टेप 2 को आगे, ये वाल्व लगा हुआ है जी, ये राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये ट्राइकस वाल्व, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट। जहां खराबी इसने कर दी, इसको लीक है। आपने एक और भी लफ्ज़ पढ़ा होगा, वेजिटेशन। जब किसी भी जगह पे बैक्टीरिया, पहले से वाल्व खराब है, कोई और बैक्टीरिया उस पर बैठ जाता है, तो वहाँ जो तब्दीली आएगी उसको हम कहेंगे वेजिटेशन। थोड़ी खराबी थी, ऊपर आके बैक्टीरिया आके उसने, दैट इज द वेजिटेशन। आगे चलते हैं। ये है मिट्रल वॉल्व, ये पुल्मोनरी वॉल है, ये मिट्रल वॉल्व है, और ये जाके आगे ये है एओर्टिक वॉल्व। तो ये चारों वाल्व जो हैं इनके अंदर क्या करेगा, सबसे पहले लीकेज करेगा, लीकेज करके क्या करेगा, स्टीनोसिस करेगा। आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर और क्या है? आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस। पोली का मतलब सारे जोड़ पकड़े जाएं, पोली आर्थराइटिस। और मैं इस आर्थराइटिस में जो रूमेटिक आर्थराइटिस है या इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, हमने पहली दवाई स्ट्रेप्टोकोकस लिखनी होती है। हम पहली दवाई स्ट्रेप्टोकोकस लिखते हैं। जहाँ पोली आर्थराइटिस आ गया और ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, तो हम पहली दवाई, वो कहते हैं 70% ऑफ द पेशेंट किसके शिकार होते हैं, पोली आर्थराइटिस। सिमेट्रिकली एंड माइग्रेटरी इन्वॉल्व मेजर जॉइंट, और ये कहते हैं एक साथ भी आते हैं और माइग्रेटरी भी होती है, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, जैसे कालीबाइक्रोमिकम, जैसे आपका लीडन, जैसे परसेटिला। अब ये देखें, लीडन भी पेन करता है, कहाँ से करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है। कालियाँ भी पेन करता है, जान के ऊपर से नीचे ले जाता है। लिथियम कार क्या करती है, जॉइंट पेन विद हार्ट डिजीज, लिथियम कार है। जॉइंट डिजीज विद द हार्ट, जहाँ जोड़ों का भी दर्द है, जहाँ दिल की भी तकलीफ है, तो कौन सी है, लिथियम कार है। यहाँ लीनियम टिग है, यहाँ सिनिस फ्यूगा है। नीज, एंकल, एल्बो, रिस्ट, और यहाँ आपकी बहुत अच्छा काम करती है कोल्चिकम, यहाँ बहुत अच्छा काम करती है लीडन। Joints are swelling, red, severely painful, has limitation of the motion, tender touch, चलना। अब चलना कौन से, बड़े उंगलियां चलने नहीं देता,
कॉल्सिकम चलने नहीं देता, रिस्ट्रिक्ट करता है। कॉल्सिकम भी नहीं चलने देता। जहाँ जॉइंट इन्फ्लेम कर जाएगा वो आपको चलने नहीं देता। ठीक है जी। आगे यहाँ आपकी ये रिस्ट पे अटैक आता है तो आपकी एक्टियस स्पाइकाटा स्टेप्टो फैली जाएगी, ये ध्यान में रखें। स्टेप्टो के बगैर नहीं ठीक हो सकता। स्टेप्टोकोकस इज द फर्स्ट रेमेडी जो ब्रेक करती है इसकी टेंडेंसी को। जब तक आप स्टेप्टोकोकस नहीं देंगे उस वक्त तक आपकी दवाइयाँ करेंगी, पार्शनली करेंगी, ब्राह्मणिया कर जाएगी, कालमिया कर जाएगी, लीडम कर जाएगी, काली बैक्टोमिकम कर जाएगी, लेकिन 100 में से 10, 15, 20 पे करेगी। क्यों ही आपने स्टेप्टोकोकस मरीज कहता है पहली डोज ली थी तो रिलीफ मिली, पहली डोज दी थी तो रिलीफ मिला। नेक्स्ट, और ये देखें कि बाप को भी रूमेटिक फीवर हुआ है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो बेटे को भी है, तो फिर आपको कार्सिनोसन दे के देनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। इसमें क्या है, सेडिनम कोरिया है आपका 20% ऑफ द पेशेंट is purposive and involuntary movement। अच्छा, इसमें कोरिया भी आ जाता है जी। 20% लोगों का हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। आपका कभी ध्यान भी नहीं गया होगा कि कोरिया में या उसमें हम इसका स्टेप्टोकोकस का भी इस्तेमाल करें, नहीं किया होगा। Involuntary movement, muscle incoordination and weakness, it occurs when the patient is awake and under stress and may disappear during the sleep। नींद में बेदर उठेगा तो दर्द करेगा। किसकी अलामत है? रोस्टॉक्स की है, ब्राह्मणिया की है, कॉल्सिकम की है। रिदमिया, मार्गिनेटन, दिस कैन रैश अकर इन लेस 5% लोगों में रैश भी आएगा। नॉन इचिंग, राउंड स्किन लीजन ऑन ट्रंक, बॉडी पे ज़्यादा और प्रॉक्सिमिटी ट्रंक पे एरिया में और एक्सट्रीमिटी टांगों में जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सब क्यूटिनस निडोज, वो आपके इसके अंदर छोटे छोटे न्यूडल्स भी बनेंगे। दे आर फॉर्म पेनलेस, फ्रीली मूव, अगर घूमते हैं न्यूडल्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स के ऊपर बनेंगे। और क्या होगा, 6 फीवर होगा। नेक्स्ट, क्या करेगा? Infective endocarditis due to microbial infection of the heart valve, native or prosthetic valve, or congenital anomaly, septal defect like ASD, BSD। तो जब इन्फेक्टेड कार्डियास्टिस होगा तो फिर वाल्व के अंदर के मसाइल पैदा होंगे, फिर ये वाल्व सेप्टल डिफेक्ट को भी ख़राब कर देगा। तो ये इस किस्म के मसाइल जो है ना, एक बड़ी कार्डियोलॉजी की जो है मसाइल खड़े कर देगा। मिट्रल स्टेनोसिस, ये है, देखा है जी, ये थोड़ा करें इसको, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लड यूज कर रहा है, ये वॉल्व है, इससे ये ब्लड यूज कर रहा है ना। द लेफ्ट एट्रियम टू वर्क द हार्डर पुश द, जब ये इन्फेक्शन होगा लीकेज की जोर लगाएगा। The left atrium has to work hard to push the blood through the damaged walls and enlarge as the result। तो क्या होगा, हार्ट फैलना शुरू हो जाएगा। जब आप इस पर जोर लगाएंगे, ब्लड आगे जा ही नहीं गा, सुराख तंग है,
जैसे पीछे से बड़ा नाला आ रहा है, आपने उसको छोटा कर दिया तो क्या होगा, वो जोर लगाएगा तो फाड़ देगा उस जगह को। जैसे दरियाओं में तुगयानी आई हुई है, जब वो उस दरिया के उससे बाहर निकलेगा तो साइडों पे ब्लास्ट करके उसको फाड़ के रख देगा। यही है सैलाब, समझो आ गया, वो पुश कर रहा है, आगे जगह तंग है और उसने वहां से उसको डैमेज कर दिया। आगे चलते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है किसका, मेटल का, बाइकस्मॉल का, सेम प्रोसेस हो जाएगा। उल्टा का रिगर्जिटेशन होगी, ये देखें ना, उल्टा की रिगर्जिटेशन। आगे चलते हैं, व्हाट इज ASD, ये ASD, ये दोनों के चब्बर में ये सेप्टल है और ये क्या है, ये इसके अंदर सुराख है। समझ आ गई जी। VSD क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, ये सुराख। आगे समझ, आपने सुना होगा ना VSD है जी फलां को, ASD है, तो ये है, ये ऊपर सुराख है, ये नीचे सुराख। दो वेंट्रिकल के दरमियान, राइट लेफ्ट के दरमियान जो सुराख होगा उसको क्या कहेंगे, VSD। और जो ऊपर वाले दो हिस्से हैं वो एट्रियम है, उनके दरमियान जो सुराख होगा उसको कहते हैं ASD, लेफ्ट। वेसल कनेक्टिंग aorta एंड pulmonary artery, aorta और pulmonary artery के दरमियान जो वेसल है, जिसका हमने कहा था कि ये पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, ये जब बंद नहीं होती तो यहाँ से ब्लड जाता रहता है और फिर ये गंदा खून और साफ खून मिक्स होता रहता है। तो जिसको वेसल्स कनेक्टिंग aorta एंड pulmonary artery, दिस इज द PDA। नेक्स्ट, endocarditis occur at the site where the endothelium is damaged। endocarditis को क्या कहेंगे कि जब आपकी अंदर की साइड जो है, endothelium लेयर जो है, is damaged by the high pressure jet blood है। VSD, PDA, MR, AR damage was like mitral stenosis, aortic stenosis and prosthetic valves। ये जितने valves हैं, जब इन पे प्रेशर पड़ेगा तो फिर क्या होगा, सारे खराब, फिर सारे, कोई चीज़ बची नहीं ना। इसमें क्या है, endothelial damage lead to the deposit of the platelets। जब यहाँ जख्म होगा, जहाँ के इंजरी होगी, तो बॉडी के प्लेटलेट्स वहाँ रश करेंगे, रश करेंगे तो वहाँ क्या कर देंगे, क्लॉट बना देंगे। तो जब क्लॉट बनेगा तो फिर कोई आर्टरी बंद कर देगा, फिर हार्ट अटैक हो सकता है, फिर कुछ हो सकता है। कहते हैं द endothelial damage leads to deposition of the platelets we form, which are called non-bacterial endocarditis। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, नॉन बैक्टीरियल। दिस नॉन बैक्टीरियल endocarditis नेस्ट, नेस्ट किसको कहते हैं, घोंसला, जगह। This non-bacterial endocarditis is a nest for the blood-borne organisms which now called vegetation। अब अगर पैदाशी यहाँ दिल का सुराख था, यहाँ पैदाशी VSD था, तो क्या होगा, बैक्टीरिया आके उस पर जम जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेशन। कॉन्जेनिटल डिजीजेस थी, पहले से बीमारी मौजूद थी, और फिर ऑर्गेनिज्म। अब देखें ना, हर ऑर्गेनिज्म की क्या साइंस है कि देखें, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गन पे जाके बैठे। अब देखें ना, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B है, लिवर पर जाके बैठे। इसी तरह जनाब आपका बैक्टीरिया है H. pylori,
कहाँ बैठेगा? इसी तरह आपका बैक्टीरिया क्या है, टाइफाइड है, कहाँ आंतों में जाएगा, कितने में जाके बैठ। जरूरी नहीं कि अब होता ही है कि ये ब्लड में जब सर्कुलेट करते हैं तो जहाँ जहाँ इनको सहूलत मिलती है ये वहाँ वहाँ लैंड करने शुरू हो जाते हैं, जहाँ आगे चपेट नहीं मिलती, रेजिस्टेंस नहीं मिलती। अब ये और कहीं नहीं बैठता, दो जगह पे बैठता है, एक वहाँ बैठ जाता है, एक उसमें नर्वस सिस्टम में भी जाके बैठता है, और एक ये उसमें जॉइंट पे जाके बैठता है। टिश्यूज एंड ये कह रहा है कि पहले से अगर कोई जनरली डिजीज मौजूद थी, वाल खराब था, तो फिर ऊपर से जरासीम भी पहुंच गया वहाँ पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वेजिटेशंस। Extracardiac manifestations result from the emboli or from the immune complex which may be responsible for vasculitis and skin lesion. और एम्बोलाई के एक्स्ट्रा बन जाते हैं और एक्स्ट्रा कार्डिक मैनिफेस्टेशन हो जाती है, तो वो क्या फिर स्किन में वेस्कुलाइटिस और लीजन भी बनने शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं, टाइम बहुत हो गया। 3 group of the organ which are responsible for the infective endocarditis। अब 3 बड़े ग्रुप हैं जो हार्ट के अंदर के चैम्बर को खराब करते हैं। कौन सा है? स्टेप्टोकोकस, इंटेरोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ध्यान में रख लें, बड़ा कल्प्रेट कौन है? स्टेप्टोकोकस, इंट्राकोकस, स्टेफिलोकोकस। अब ये स्टेफिलोकोकस भी आपको कहीं, ये तो स्किन में भी बड़ा मिलता है, ये भी स्किन में मिलता है, और ये इंट्राकोकस का आंतों में बड़ा मिलता है, ये आंतों से ट्रैवल करके। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय द इंट्राकोकस फीसल्स आर द एसोसिएटेड विद द जेनिटोजेनिक ट्रैक्ट्स एंड एब्नॉर्मलिटीज। कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से भी आता है, और फिर जाके हार्ट पे पहुंच जाता है। Staphylococcus, it is a common cause of the both native and prosthetic valve endocarditis. Left side infection endocarditis is due to the skin, और ये स्किन में भी होता है। Soft tissue infection, right side infected endocarditis is usually, और ये जो ज़्यादा कहते हैं कि ये राइट साइड को ज़्यादा मुतासर करता है। Prosthetic valve endocarditis, common organism Staphylococcus or epidermis. Fungi are the extremely rare cause of the usually called Candida। ये जो हमारा Candida है और Aspergillus है, ये दोनों फंगल है, ये भी इस पे अटैक करते हैं। मेरा नेक्स्ट हम इससे आगे शुरू करते हैं। हाँ, ये सिम्टम है इसकी, फीवर है, स्वेटिंग है, लॉस ऑफ, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, करना तो मुझे एक और पड़ेगा, हो सकता है हमें 3 करने पड़ जाए। बहरहाल इसको करते हैं, बड़ा मज़े का है ये। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।